अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ़ क्लासा साहब। नाजरीन, ईद का तीसरा दिन है। आप सबको हमारी तरफ से खबर ये है कि टीम की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत सारी मुबारक हो। क्लासा साहब आपको भी और काजी साहब आपको भी थैंक यू, ईद मुबारक हो। क्लासा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसी गुजरी आपकी इस्लामाबाद में ईद? बस इस्लामाबाद में नहीं था, मैं तो गाँव आ गया था यहाँ पे। अच्छा, तो गाँव में ईद गुजारी है, बड़े अरसे बाद चक्कर लगा है गाँव में मेरा। सो ये गाँव में लिया में मेरा गाँव तो वहीं पे आया था। मैं अपने रिश्तेदार हूँ, दोस्त हूँ और उनके पास। अच्छा, ईद पे ईद ही मनाई या ईद पे भी कुछ स्कैंडल्स ही ढूंढते रहे आप? अब आप लोगों ने जो उसके ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन बिठा दिया है कि बैठे जी प्रोग्राम करें, तो साहब जरा कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही था। और मुझे आके ढूंढना पड़ ही गया कि कोई ना कोई खबरें भी ढूंढें, कोई स्टोरीज भी ढूंढें आपके लिए। अगरचे कोशिश की है कि उस तरह का बड़ा स्कैंडल ना लाया जाए जिससे लोगों की ईद ख़राब हो। ज़रा माइल्ड और ज़रा थोड़ी सी कोई वो क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा भी वो ना हो, लोगों की ईद ख़राब करने वाली खबर भी ना हो, लेकिन खबरियत भी हो। करेंगे आज हाथ हौला रख के। हाथ हौला वाला बात है कि लोगों को हम ईद नहीं ख़राब करना चाहते। वो एक वीकेंड है अब, क्योंकि आज से वीकेंड शुरू हो रहा है, लोग थोड़े से एक छुट्टी के मूड में हैं, गपशप के मूड में हैं, फैमिलीज के साथ हैं। ईद अभी ईद का समा सा है न गुजर रहा है। तो इसलिए कोशिश की है कि उस तरह के सख्त स्टोरीज स्कैंडल ना किए जाएं जिससे लोगों का थोड़ा ईद का मज़ा ख़राब हो। तो ये है थोड़ा हाथ हौला रखने वाली बात। चलो देखते हैं कितना आज हाथ हौला रखते हैं हम। कैसे आपकी ईद कैसी गुजरी, कहाँ थे आप, क्या किया आपने ईद पे? ऐसी बस जो है वो गुजर गई हमेशा की तरह। और गुजर तो जाती है, गुजरी कैसी? गुजरी अच्छी, दोस्तों से मिले, लोगों से मिले और कुछ बड़ा। कितना गोश्त खाया, कितना बांटा? गोश्त तो इतना खाता नहीं हूँ मैं। अच्छा। लेकिन 12 लेख खाते ईद पे ही नहीं खाते या वैसे ही नहीं खाते? वैसे भी नहीं मतलब जरा कुछ कम ही। लेकिन ये है कि 12 बड़ी अच्छी गुजरी, खुदा का शुक्र है कि आराम से गुजर गई, तो ठीक रहा। अच्छा, इंजॉय किया आपने? सही। ईद पे लाहौर पे थी, आप भी कहीं गए हुए थे? नहीं, मैं एक दिन के लिए बाहर था, फिर आ गया। अच्छा, अपने आप भी आपकी अबाई घर वहाँ पे? मिलजुल के आ गया। अच्छा, आप तो भी 2 दिन जो है बिल्कुल रिलैक्स किया। इसका मतलब आपने कोई स्कैंडल वगैरह वो उस तरह से नहीं किया? नहीं, स्टोरीज गर्मा गर्म है। अच्छा। और वो मेरे ख्याल में ईद पे भी लोग गर्मा गर्म स्टोरी सुनना चाहते हैं। और पहले ईद पे इस ईद पे तो गर्मा गर्म गोश्त खाया जाता है। कैसा? हाँ, लेकिन फिर भी स्टोरीज भी साथ गोश्त के साथ गर्म ही है। मेन स्टोरीज जिन पे हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, पहले नाज़रीन को जी हाँ पहले हम वो नाज़रीन को आज बता दें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 23 अक्टूबर को अमरीकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात कर रहे हैं। कितनी अहम हो सकती है ये मुलाकात? मसाइल में घिरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्या खुलकर अमरीका से ड्रोन पर एहतजाज करेंगे या अमरीकी सदर की मीठी गोली निकलकर चुपचाप वापस आ जाएंगे? तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका का क्या रोल हो सकता है? अफगानिस्तान पाक इंडिया ताल्लुकात, दहशतगर्दी, क्या तमाम मामलात पर पाकिस्तान खुलकर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे पाएगा? आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि जिस तरह सियासतदान सियासत को अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान के अंदर ही जकड़ कर रखना चाहते हैं, अब मुल्क की जो कौम परस्त जमातें हैं जो पहले अपने सूबों और लोगों के लिए सियासत किया करती थी, अब वो भी इक़्तिदार की सियासत करने लगी हैं। क्या चंद ख़ानदान ही पाकिस्तानी सियासत पर काबिज रहेंगे? आज हम इन पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ क्लासेस आपके जो खबरों के स्कैंडल्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और काजी साहब की जो गर्मा गर्म खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी काजी साहब। शालिया, एक तो जो हमारी अपोजिशन और अभी रूलिंग पार्टी जो गई है, उन्होंने एक उसके हवाले से खबर आई है कि वो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं और वो टफ टाइम देना चाहते हैं। ख़ास तौर पर 31 जो प्राइवेटाइजेशन के लिए रखे जा रहे हैं कौमी कंसर्न्स, उस पर वो कर रहे हैं। पावर टैरिफ पे वो कह रहे हैं जी अब हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। इलाहाबाद जो गैस की बंदिश है उस पर भी वो कह रहे हैं टफ टाइम देंगे। और 21 तारीख को जो इजलास होना है कौमी असम्बली का, इसमें ये बात सामने आएगी। और यूँ लगता है कि पीपल्स पार्टी ने जो अपनी इमेज बिल्डिंग का जो 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने अपना नाम और मकाम बनाया है, उसको जो है वो दोबारा से पूरी रिहेबिलिटेट करने की शायद वो कोशिश करें। मगर हम डिस्कस ये करेंगे कि उनकी अपने दौर में क्या पॉलिसीज़ थी और ये जो आज न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के दौर में तो शुरू की गई थी। तो क्या ये कोई यू टर्न है या महज हमें बस एक वो चकमा ही दिया जा रहा है? इस पर बात करेंगे। और फिर एक और खबर जो एक हमारे यहाँ एक मिजाज बन गया है, ये पिछले हफ्ते की खबर है। मुझे खास तौर पर किसी ने फ़ोन किया कि एक जो वाक़या हुआ कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में इस्लामाबाद पिंडी में, कि जिसमें बताया गया कि वहाँ पे एक जज साहब ने वकीलों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है
एक नहीं दिया स्टे CDA के खिलाफ, तो उन्होंने 40 कमरे बंद कर दिए, जजेस को बंद कर दिया। तो ये क्या है? ये भी जमहूरियत का हुस्न है? ये लायर्स मूवमेंट की कोई नई शाख है जो निकल पड़ी है? और ये पहले हम देख चुके हैं कि एक जज साहब को स्लैप किया गया और वो बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट में रेजिग्नेशन दे दिए, पुलिस वालों को मारा। हमें तो खैर साफियों को मार पड़ती रहती है, हमें तो बाहर ही रखें आप। लेकिन ये कि ये क्या एक गैर जमहूरी रवैये हमारे अंदर पनप रहे हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, क्या बताएंगे आप? हाँ जी शाहजिया, दो स्टोरीज़ हैं बेसिकली मेरे पास। एक तो आपको जैसे पता है कि हम बड़े अरसे से बात कह भी रहे थे, इन्हीं ये प्रोग्रामों में हमने बात की है कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस रीओपन हुए, नैब ने उनके खिलाफ केसेस रीओपन किए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, उनमें से मज़ीद क्या हमने निकालना है, क्योंकि उनके जो को अक्यूज़ थे जितने भी, वो तो सारे बरी हो चुके हैं इन केसेस में। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में जब ये थे तो नैब के ज़रिए ही इन्होंने क्लीन चिट्स ले ली थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे दोबारा केसेस इनके खिलाफ खुल गए, 5 केसेस खुल गए हैं। तो कुल इनके खिलाफ 11 मुकदमात हैं जो खुलने हैं। तो मज़ीद भी इसमें कुछ केसेस में ये डेवलपमेंट हो रही है। आपको बताएं कि जरदारी साहब अब नए नए वकील ढूंढेंगे या पुराने वकीलों से काम चलाएंगे। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का कुछ डाटा भी है, कुछ एनालिसिस भी है कि जरदारी साहब जो 5 साल इन्हीं मुकदमात के साथ इस मुल्क के सदर रहे हैं, अब उन मुकदमात के खोलने के बाद उनके फ्यूचर पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो ये स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और दूसरी जो एक बड़ी एक स्टोरी ये हो सकता है हमारे ओवरऑल पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में एक अजीब सी समझी जाए कि जहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक दूसरे से मोहब्बत और नफरत की कहानियाँ हैं और कई सारी हैं, और बॉर्डर हमारे बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, हमारी दुश्मनी भी बढ़ रही है। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स और डाटा निकलवाया जिससे ये पता चलता है कि जहाँ दुश्मनी बढ़ रही है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत भी बढ़ रही है। ये बड़ी एक अजीब सी कहानी है कि बॉर्डर भी हार्ट है हमारे और हमारी तिजारत भी हार्ट हो रही है। वो कुछ डाटा आपके साथ शेयर करेंगे कि भारत ने पाकिस्तानी को कितना माल बेचा है, उन्होंने कितने डॉलर कमाए हैं पाकिस्तानियों की जेब से निकाले हैं, और पाकिस्तानियों ने भारत जाके उनकी जेब से कितने डॉलर निकाले हैं, और ये जो ट्रेड का कंपटीशन है किसके हक में जा रहा है और किसके खिलाफ जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कुछ डाटा है, फिगर्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए इकलास साहब, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के दौरे की बात कर लेते हैं। 23 अक्टूबर को अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात हो रही है। क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज, किन अहम उमूर पर बातचीत हो सकती है? ड्रोन हमले तो पता है, इस पर क्या पता नहीं वो एहतजाज किस किस्म का एहतजाज होगा। एहतजाज पहले भी कर चुके, तालिबान के साथ मुज़ाकरात हैं, ये भी एक मसला है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, ये भी एक मसला है। इसके अलावा किन अहम उमूर पर बातचीत हो सकती है, क्या बताते हैं आपके सोर्सेज? शादिया, मुझे जो लग रहा है ना कि हम इससे पहले कि जाएं एहतजाज करें अमेरिकन के साथ, अपनी कहानियां सुनाएं, अपना रोना रहे, मुझे तो लगता है कि हमारी उन्होंने बहुत एक बड़े पैमाने पे एक हमसे वजाहत तलब करनी, उन्होंने हमें चार्जशीट करना है, जिसका आप देख चुके होंगे कि इसी हफ्ते ही जो उनकी इंडियंस और जो अमेरिकन की एक बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है और फैसला किया गया। उसकी प्रेस रिलीज जारी की थी उन्होंने, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो मराकज़ हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, उनके खिलाफ भारत और अमेरिका मिलकर स्टेप्स लेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक अनयूजुअल सा बयान था जो वाशिंगटन से जारी किया गया है। और जब नवाज शरीफ साहब जाएंगे, इससे पहले कि ये उनसे वजाहतें तलब करें कि जी आप ड्रोन हमले कर रहे हैं, आप हमारी खुद मुख्तारी को हिट कर रहे हैं, बुला बुला जो हम यहाँ पे बैठ के रामलीला सुनाते रहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो तो पाकिस्तान को चार्जशीट करने वाले हैं, और जो भारत ने उनको एक लिस्ट फराहम की है कि पाकिस्तान की सरजमीन से कैसे लश्कर तैयबा या जमात दावा जो हैं वो टेररिज्म में मुलव्वस हैं, और पर्टिकुलरली भारत भी कहता है कि हमारे पास बहुत सारे उनके एविडेंसेस भी हैं। तो मुझे तो लगता है नवाज शरीफ साहब की जो 1 घंटे की मुलाकात होनी है वो तो अपनी ही वजाहतें देने में तो इसका मतलब हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम खुलकर बात कर सकें। क्लास साहब, बात ये होती है कि जाहिर है पावर का बैलेंस भी होता है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कि उसके सामने कोई बात ना कर सके। कल की बात है, दुनिया का गरीब तरीन मुल्क जो है बोलिविया, उसके प्रेसिडेंट एवो मोरालेस ने क्या कहा अमेरिका के बारे में, यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर हम स्टोरी कर चुके हैं। अभी चंद दिन पहले निकोलस मदुरो ने, जो अमेरिका के 2 डिप्लोमेट्स थे, उन्हें साजिशें करने और अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो वारदात करने के जुर्म में कहा कि मेरे मुल्क से निकल जाओ। वो जिंदा है माशाल्लाह, जिंदगी वहाँ चल रही है। मामला ये है कि हम उनसे बात कैसे करते हैं। अभी मैंने कल परसों यहाँ स्टोरी की थी, हम ये नहीं कहते, ये वो कह रहे हैं कि यूके की बेस जो एक इदारा है उसने बताया कि सिविलियन ज्यादा मरे हैं और दूसरे लोग कम मरे, तो हमारे मुल्क पे वो बंदे मार रहे हैं। अभी रेमंड डेविस बंदा दिन दिहाड़े मार के निकल गया, अपना बंदा ले गया। हम उनसे बात नहीं कर सकते, मगर वो हमसे बात कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो हमें सिविल सोसाइटी जो आर्ग्यूमेंट देती है कि भाई बेगर्स कैन बी नो चूजर्स, तो बेगर्स हम हैं या वो हैं,
जो हमने यहाँ स्टोरी की कि 3-3.5 अरब रुपए की हम उनकी मंडी हैं, सीधी 1150 अरब रुपया वो साल का ले जाते हैं, वो कर्जा जो हम अदा कर चुके हैं। मतलब अब मामला ये है कि हम में जान है या नहीं, हम में ताकत है उनसे बात करने की या नहीं। चलिए इसी पर नाज़रीन ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अमरीकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात। क्लासर साहब, बैगर कौन है? वो हैं, हम हैं। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है। रास्ते वो हमारे इस्तेमाल करते हैं नेटो की सप्लाई उनको सप्लाई करने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्हें हमारे ताउन की ज़रूरत है। ज़रूरत किसको किसकी है? शाहजहां, ये हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा कंसेप्ट है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ये पाकिस्तान दुनिया का बेहद मुल्क है वैसे बाय द वे, मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत कम ममालिक होंगे जो इस तरह अपने फॉरेन रिलेशनशिप को देखते हैं जैसे हम देखते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि गैरत और उस पर इज़्ज़त की बुनियाद पे आपकी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। ये बगैरती हो गई है, ये इज़्ज़त हो गई है, ये हम बैगर्स बन गए, फ़कीर बन गए, ऐसे नहीं होता। आपके मफादात होते हैं, आप इसलिए सोसाइटी, मतलब आप उसको छोड़ दें अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को, आप लोकल लेवल पे देख लें, फैमिलीज में देख लें, आप एक ख़ानदान में देख लें, इवन मोहल्ले में देख लें कि जब तक आपको एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट होते हैं, जिससे आपके तल्लुकात बनते हैं, आपकी दोस्ती बनती हैं, आपका एक रहना सहना मुआशरा बनता है, इसी को उठा के मुल्कों के लेवल पे ले जाए कि दुनिया भर में एक दूसरे से काम आपको पड़ते रहते हैं। वो कहते हैं इंसान एक दूसरे के काम आता रहता है। ये कभी भी नहीं होता कि मैं फुल इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और मुझे पूरे मुआशरे में ना आपकी ज़रूरत पड़े, ना काजी साहब की ज़रूरत पड़े, ना मुझे किसी की ज़रूरत पड़े और मैं अकेला ज़िंदगी गुजारूँ, ना मैं किसी का गुलाम हूँ और ना कोई मेरा गुलाम है। ऐसे नहीं होता, मेरा ख्याल दुनिया से ऑपरेट नहीं करती। आपको इंटरेस्ट होते हैं, तल्लुकात होते हैं, मिलना जुलना होते हैं, कहीं से अब रकम, अब ये देख ले ज़िंदगी में हम नहीं लेते, उधार नहीं लेते, हम एक दूसरे से एक तरह का बैग नहीं कर रहे होते, उसको तो हम उस वक्त बैगिंग नहीं कह रहे होते। ये बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में नहीं समझा जाता या हम समझना नहीं चाहते कि आपके मफादात की बुनियाद पर ही फॉरेन रिलेशनशिप होते हैं, उन्हीं के बुनियाद पर तल्लुकात होते हैं। हम बरसगीरी के लोग बुनियादी तौर पर, और जितने भी एग्रेरियन सोसाइटी के लोग होते हैं वो इमोशनल होते हैं। हम हर तल्लुकात में जाकर जज्बातियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम ज़ाती दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं हमने आपके लिए फ़लाँ फ़लाँ काम किया तो अब आप हमारे लिए फ़लाँ फ़लाँ काम नहीं कर रहे। भाई जितने फ़लाँ काम हम उनके लिए कर रहे होते उसके मुकाबले हमें उतनी पेमेंट हो रही होती है। दुनिया ऐसे ही चलती है कि आप अपने मफादात को वॉच करें, अमेरिकन यूरोपियन जो भी हैं वो अपने मफादात को करेंगे। और क्या हम अपने मफादात को वॉच करते हैं? ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात काजी साहब की, एक मैं काजी साहब की छोटी सी बात पे, जब काजी साहब बोलीविया और दूसरे उन लोगों के हवाले देते हैं कि फलां मुल्क खड़ा हो गया अपने पैरों पे, फलां अपनी पूछड़ पे खड़ा हो गया, उन्होंने अमेरिकन को धमकियां दे दी। आप दुनिया के 7वें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले मुल्क हैं सर, उनके पास ना न्यूक्लियर है, ना बम है, ना तोपें हैं, ना अफगानिस्तान भारत जैसे उनके हमसाए हैं, ना ईरान है, ना आप उनके हमसाए हैं जैसे भारत और अफगानिस्तान को हमसे शिकायतें रहती है। हमारी एक यूनिक पोजीशन है, इसलिए प्लीज ये मेरी जरूर रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इतने बड़े बड़े उन मुल्कों का नाम, शायद पाकिस्तान में 99% लोगों ने कभी बोलीविया का नाम ना सुना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो बमों की वजह से जाना जाता है, सपोर्ट्स की वजह से जाना जाता है, वो हमारे कारनामों की वजह से जाना जाता है, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, या हमारे यहाँ पे अब जो भी नोबेल पीस विनर थे, जिस वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में जाना जाता है। बोलीविया एंड कंपनी वगैरह को कोई नहीं जानता। अगर हम बोलीविया की तरह की डील लेना चाहते हैं तो वो भी दुनिया को देने को तैयार है। अच्छा, हम पूरी दुनिया को फतह करना चाहते हैं, या तो हम बोलीविया बन के रहें फिर। तो ये काई सब थोड़ा सा मेरा ख्याल है सर फतह क्या करना चाहते हैं। अब तो हम मफ्तू हो चुके हैं, अब तो हम मफ्तू हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है, मेरा जब मैं मिसाल देता हूं, आप तो दुनिया को फतह करने निकले थे काजी साहब। हम नहीं फतह करना निकले, हम नहीं फतह करना निकले, हम अमेरिका की मदद के साथ अफगानिस्तान फतह करने निकले थे, जो आजकल इनके दुश्मन है। ये जो आज जो फतह करने दुनिया को निकले हैं, ये CIA के साए तले बने थे, ये हमने नहीं बनाए थे, ये उन्होंने बनाए थे। मगर मैं जब इन मुल्कों की मिसाल देता हूं तो मैं इसलिए कहता हूं कि वो मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो अपने मफाद में मल्टीनेशनल से मुआहदे कर सकते हैं, अपनी आवाम को सुख दे सकते हैं। वो इसलिए दे सकते हैं कि एवो मोरालेस के एहसास से बोलीविया में है, अमेरिका में नहीं है, इसके फ्लैट लंदन में नहीं है, इसका जो जितने स्टेक्स हैं उसके अपने मुल्क में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक वो दुनिया जो हमें ये बताया जाता है कि बिल्कुल नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, सूरज को मगरब से निकालना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं। जो छोटे छोटे मुल्क, और वो अमेरिका के लिए बड़े अहम है, उसे अमेरिका का बैकयार्ड कहते हैं, और वहां उसे मुसीबत पड़ी हुई है अब निकोलस मदोरो की वजह से, राफेल कुरोया की वजह से, और वो रजिस्ट कर रहे हैं उनको।
अपने अवाम के मफाद में। अगर वो मुल्क बगैर किसी न्यूक्लियर बम के कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? द रीजन टू गिव दिस एग्जांपल इज कि दिस इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। आपसे सवाल है कि हम न्यूक्लियर बम को इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कैसे इस्तेमाल करें? आपका ख्याल है कि हम, आपने कहा ना कि हमारे पास बम भी है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम ये कह रहा हूं कि जिनके पास बम नहीं भी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिनके पास बम नहीं भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में फैसले करते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि आपने बिजली की कीमत बढ़ानी है तो IMF बढ़वा दिया है। यहाँ पे पता चलता है कि आपने तेल की कीमत वो लेनी है जो ये कह रहे हैं, फलाना टैरिफ खत्म कर दें, कस्टम की रियासत की नई शक्ल बना दें, जो आपके टैक्सेशन है उसका निजाम वो आके बनाएंगे। चलिए क्लासा साहब ये बता दें कि हमने आज तक अपनी जो खारिजा पॉलिसी है ये इंडिपेंडेंटली बनाई है? ये शाहजहा, कोई दुनिया भर में इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी नाम की चीज नहीं होती। अच्छा। ये लोगों को थोड़ा सा बताने का, हमें समझने की जरूरत है। मुझे ये बताएं, जो बार बार एक ही आर्गुमेंट मुझे रिपीट करना पड़ता है इस सवाल के जवाब में, क्या ब्रिटेन की ये फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है? क्या इसकी चाइना की आज़ाद है? चाइना की मिसाल दे दूं मैं, या भारत की आज़ाद पॉलिसी है? मैं एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया, उसमें भारत शामिल था, इंडिया शामिल था बकायदा। ये सिर्फ पाकिस्तान भारत, ये इंडिया की, ये पाकिस्तान और ईरान की पाइपलाइन नहीं थी, इसमें इंडिया भी शामिल था। अमेरिकन ने उनको थ्रेट किया, लालच दिया, वटेवर जो भी कहा, उनको कहा निकल जाए इस डील से, वो निकल गए। उसके बदले सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा कर लिया अमेरिकन से उनके साथ। ये चाइनीज बैंक जो है, उन्होंने $500 मिलियन देने थे पाकिस्तान को इसी पाइपलाइन के लिए, कंस्ट्रक्ट कर लें। अमेरिका ने चाइना को कहा कि हजूर आप इस डील में से निकल जाएं। वो जो बड़ी हमारी हिमालय से बड़ी ऊंची दोस्ती है, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने, चाइनीज ने हमें कहने में कि सर वी आर सॉरी, हम आपको इसमें आगे फंडिंग करने के तैयार नहीं है। सो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर के ममालिक की कोई इस तरह की आज़ाद और गैर आज़ाद, गुलामाना, इज्जत गैरत की बुनियाद पर पॉलिसीज नहीं बनाई जाती जैसे हमारे यहाँ बन जाती है। वहाँ टोटल अपने मफादात देखे भारत को मफाद मिला, उन्होंने पाकिस्तान ईरान की पाइपलाइन को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले ली अपने मुल्क के लिए। ऐसे चाइना को इंटरेस्ट लगी कि पाकिस्तान के साथ जो इंटरेस्ट है, हमारे बड़े छोटे से इंटरेस्ट हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा है। उनके साथ अमेरिकन के साथ अरबों डॉलर के स्मॉल कॉटेज, उनकी इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट है सारी की सारी वो अमेरिकन को करते हैं। उनकी मंडियों तक उनको एक्सेस मिली हुई है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का मफाद देखें कि हम अपने चाइनीज का देखें। उन्होंने चाइनीज का मफाद देखा। ऐसे ब्रिटेन को देख लें, ऐसे फ्रांस को देख लें कि जब इराक वार हुई या अफगानिस्तान की वार हुई, उन्होंने वही कुछ किया जो उनका। मेरा एक सवाल है, मेरा एक फिक्रे का सवाल, हमारे यहाँ डिबेट है, एक फिक्रे का सवाल है, गुलाम हो गए, एक फिक्रे का सवाल है साहब। बिल्कुल ठीक, मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, मगर हमने अफगान पॉलिसी अपने मफाद में बनाई या अमेरिका के मफाद में बनाई? अब जब हमने उसको यू टर्न लिया और कहा कि ये अब जिहादी नहीं रहे, आज से ये दहशतगर्द हो गए हैं, हमने उनके कहने पे बनाई। मैं यही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि जो मुल्क अपने मफाद को देख के पॉलिसियां बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? बेसिकली मैं और आप एक पेज पे हैं। निकाल साहब, अगर इस मुल्क में जमहूरियत होती, आपको याद होगा जनरल हमीद गुल साहब आते हैं और अक्सर हमें बताते हैं जी, बड़े फ़ख्र से बताते हैं और अफगानिस्तान का वो क्रेडिट लेते हैं कि पता नहीं अफगानिस्तान में हमने क्या कुछ करना था, हमारे मेहरबान हैं। वो फरमाते हैं कि उनके पास आए थे, अमेरिकन आए थे जनरल जिया के पास, ये 81-82 में। उन्होंने कहा जी हम आपको $300 मिलियन देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जनरल जिया ने, ये तो पीनट्स है, मूंगफली है। मतलब ये कि हमें ज्यादा नोट दिखाओ, ज्यादा पैसे दो, और ज्यादा पैसे देंगे तो उसके बाद ही हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं। ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। हम आज तक कहते हैं कि अमेरिकन ने आकर हमें इस्तेमाल किया। इससे तो ये साबित होता है जनरल हमीद गुल साहब के इस बयान से कि अमेरिकन को हम इस्तेमाल कर रहे थे अपने काम के लिए, हमारी स्टैब्लिशमेंट कर रही थी, हमारी उस वक्त की फौज कर रही थी। हमारा ख्याल है, ये तो हमारा ख्याल है, जो हमारे साथ हैंड कर गए हैं वो दहशतगर्दी निकलेगी यहाँ से तो पता चलेगा। नहीं काजी साहब, आप इस पे मानते हैं कि ये बड़ा मशहूर उसका जनरल जिया का कौल हमें सुनाया जाता है, सुनहरी कौल, वो तो उनको कहा गया था कि हम आपको $300 मिलियन देने को तैयार हैं, आप अपनी जारी रखें जो अफगान। हमने कहा ये तो पीनट्स हैं, मूंगफली के बराबर है, हमें ज्यादा पैसे दो, हमारा पेट बड़ा है, हमें ज्यादा नोट चाहिए, हमें डॉलर चाहिए। मफादात का ख्याल क्यों नहीं करते? आगे बढ़ते हैं, मुझे ब्रेक लेना। ये मफादात का ख्याल है, जनरल जिया के मफादात का ख्याल हो रहा था, पूरे एस्टैब्लिशमेंट ख्याल कर रहे थे उनका, पूरे का पूरा एक बंदे का कंटिन्यूएशन कराने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। नाज़रीन मुझे ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद खुशामदीद। आज कुछ हम बात करेंगे कि सियासतदान किस तरह सियासत को सिर्फ अपने ख़ानदान तक ही महदूद रख करना चाहते हैं, और इसी तरह आज हमने बात करनी है नेशनलिस्ट पार्टीज़, जो कौम परस्त जमातें हैं, वो जो पहले सूबों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए सियासत करती थी, किस तरह वो अब अपने ख़ानदानों को इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं। कैसा क्या कहेंगे आप इस पर? अभी मेरे ख्याल में ये बात आपने, ये वो तो खैर ज़ाहिर है, ये ट्रेंड बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं हुआ है,
उसकी वजह यह है कि यूं ही सियासत का दामन खाली हुआ है एक आइडियोलॉजिकल कंटेंट से। एक ज़माना था कि ये दुनिया यूनिपोलर नहीं हुई थी, एक सुपर पावर नहीं होती, दो सुपर पावर होती थी, दुनिया बटी हुई थी। लिहाजा एक तरफ थी दुनिया, एक जैसे आप राइट और लेफ्ट कहा करते थे। अच्छा, उस वक्त जितनी ये नैब थी या इसके अलावा और जो नेशनलिस्ट पार्टियां थीं, और ये इनकलाब की तब्दीली की बात करती थी, गरीब की बात भी करती थी, और एक बड़ी तदरीसी बहस भी थी कि क्या कौमी आज़ादी मुकद्दम है या तबकाती आज़ादी। मगर ये एक पॉजिटिव और एक तदरीसी बहस थी और लोग चलते थे। मगर हुआ ये कि 90 के बाद जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड हुई तो सब के सब जो है वो यात्रा, वाशिंगटन यात्रा को चल पड़े। इवन जो है वो जो ANP है उसमें हमने देखा कि वो भी एक जो है कोई नज़रिया, सोच और फिक्र की बात नहीं थी। नज़रिए, सोच और फिक्र की जगह IMF और वर्ल्ड बैंक ने ले ली कि जी अब आपकी इकानमी तो चलाएंगे ये इदारे। इस पे हो गया सबका इत्तफाक, चाहे वो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, चाहे वो सूबों की पार्टीज थी। अब जाहिर है कि जब आप दरवाजा खोल के किसी को अंदर ले आएंगे तो वो पहले अपने मफादात का ख्याल रखेगा। ये पूरी दुनिया में ये प्रोसेस हुआ है, जिसकी वजह से सियासत आज डिस्क्रेडिट भी हुई है। और पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे स्टोरी की थी, आपको याद होगा कि जिसमें मैंने कहा था कि सिर्फ 10% अमरीका जैसे मुल्क में लोग कांग्रेस को जो है वो एतबार देते हैं और 90% नहीं देते। तो यहाँ इसकी वजह क्या हुई? किसकी वजह यह हुई कि इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक एजेंडे इन्होंने तर्क कर दिए, और फिर जब ये आप तर्क करते हैं तो फिर औलाद आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, खानदान आ जाता है। जब सोच बड़ी नहीं रहती तो जाहिर वो छोटी होती है, वो सुकड़ती है। कांग्रेस जमातों ने अपने नजरिए क्यों बदल लिए? ये शायद थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आएगा हम ये गुफ्तगू किस तनाजुर में कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हुई हैं 2-4 पिछले कुछ अरसे में, जो मेरा ख्याल है बड़ी स्ट्रेंज है। पाकिस्तान के लोगों ने शायद उसको रीड नहीं किया, या नेशनल लेवल पे इतनी यहाँ पे हड़बोंग मची हुई है कि लोगों के पास वक्त ही नहीं था इन चीज़ों को नोट करने के लिए। मसलन यहाँ पे महमूद खान या अचकज़ई साहब हैं, 2002 से मैं इनकी पार्लियामेंट में तकरीरें सुन रहा हूँ, इनके इंटरव्यू सुन रहा हूँ, और बड़ी हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और बड़ा जब हमारे सामने आते तो इज़्ज़त एहतराम से झुकते चले जाते थे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट, क्योंकि वो हमेशा से हमें लगता था ये वहद बंदे हैं जो पावर पॉलिटिक्स नहीं करते, इनको इक़्तिदार का कोई शौक नहीं है, इनको कोई लालच नहीं है, कोई सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, इनको कोई फंड नहीं चाहिए, इनको कोई पैसा नहीं चाहिए। ये अपने सिर्फ ये पश्तून जो नेशनलिज्म है उसकी बात करते हैं, ये पाकिस्तान के जो कुचले हुए तबकात हैं उनकी बात करते हैं, ये डायनेस्टी पे बिलीव नहीं करते, ये एक तक मुर्सियत जो हमारे यहाँ एक पॉलिटिक्स चल पड़ी है उस पर बिलीव नहीं करते, ये उस इक्वलिटी की बात करते हैं और एक आम आदमी की बात करते हैं। तो पता ये चला है कि जब वो भी अपनी उसमें थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जाएं तो उन्हें भी समझ आ गई है कि नहीं यार, कि पाकिस्तान में ऐसे तो कभी आप इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। महमूद खान अचकज़ई साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी जाके जब अब नवाज शरीफ साहब से डील की है, उन्होंने बलोचों और पख्तूनों ने जाके वहाँ पे मरी में जो उनकी पावर शेयरिंग मुआहदा हुआ तो उसके तहत ये तय पाया था कि ये जो चीफ मिनिस्टर होगा वो बलोचों का होगा। जैसे सिंध में हमने एक डिवाइड रखी हो कि चीफ मिनिस्टर है वो सिंधी होगा, जो आपका गवर्नर होगा वो उर्दू स्पीकिंग होगा, ताकि बैलेंस रहे, ये ना समझा जाए अर्बन और आपके रूरल में कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए। सेम फार्मूला वहाँ पे अप्लाई किया गया बलोचिस्तान में कि जो चीफ मिनिस्टर है वो आपका बलोच होना चाहिए, गवर्नर जो है पश्तून होना चाहिए। उसका बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ कि जब ये फार्मूला तय हो गया तो उसके बाद उनसे कहा कि अचकज़ई साहब से कि अब आप किसी का नाम दें। तो अचकज़ई साहब ने अपनी पोटली में से अपने भाई का नाम उनको निकाल कर दिया कि मेरे भाई को गवर्नर लगा दें। तो ये पाकिस्तान के मेरा ख्याल है बहुत सारे जर्नलिस्टिक तबके जो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हो सकता है कि उनके जो भाई हैं बड़े काबिल हों, सिविल सर्वेंट रहे हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, यहाँ पे प्लानिंग डिवीजन में बड़ा अर्सा उन्होंने सर्व किया, फेयर इनफ, बड़े अच्छे बंदे होंगे, काबिल होंगे। लेकिन बात यह है कि क्या सिर्फ पूरे बलोचिस्तान के पश्तूनों में से उनको पार्टी में से अपना भाई नजर आया, उसको उठाकर उन्होंने गवर्नर लगा दिया? एक जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, प्लस सारी उम्र वो यहाँ पे बैठ के पूरे इस्लामाबाद के साफ ही गवाह है, मैं टीवी पे बात कह रहा हूँ, अगर कोई उसमें कोई डिसेंट करे तो मुझसे ज़रूर बात करे, जिनको वो कहते रहे पंजाब को अक्यूज़ करते रहे कि, और हमेशा पंजाबियों को बैठ के वो उस पर ताने मारते थे, बड़े बड़े सख्त अल्फाज भी यूज़ करते थे। मैं इस वक्त टीवी पे नहीं कहना चाहता कि पंजाब ने या पंजाबियों ने क्या कुछ किया है। पता यह चला जब पावर में से शेयर लेना था तो उसी पंजाबी के पास गए, उसी नवाज शरीफ साहब के पास गए, वहीं रेमंड पे गए, वहीं मरी पे गए, अपने भाई को गवर्नर लगा के वतन लौट गए। तो एक तो ये है, चलें भाई ठीक है, पश्तूनों का नेशनलिज्म का तो ये इंजाम हुआ है। इससे पहले असमत वली यार साहब को हम देख चुके हैं कैसे उनकी पार्टी ने लूट मार के कहाँ बाचा खां का नाम और कहाँ पे आप ये गली मोहल्ले में वो ख्वार हो रहे हैं। अरबों रुपए का स्कैंडल हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेपन स्कैंडल जो है तो उसमें कैसे ANP ने पैसा खाया है, वो नेशनलिज्म के नाम पर तबाह हुए। एक लास्टली अभी रिसेंट वाक़या वो मुमताज़ भुट्टो साहब का है कि मुमताज़ भुट्टो साहब बहुत बड़े टैलेंटेड कज़न ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, पूरा अरसा उन्होंने वहाँ पे अगेन पंजाब को गाली दे के पॉलिटिक्स की, वहाँ पे नेशनलिज्म को प्रमोट किया, पीपल्स पार्टी को वहाँ पे वो करते रहे कि पीपल्स पार्टी विफाक की सियासत करती है और खुद वो सिंध की करना चाहते थे।
उन्हें भी जब ये लगा कि मेरा फ्यूचर इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं है, तो वो भी उठ के रेमंड पहुंचे, वो भी उठ के बरी पहुंचे। अब अपने बेटे को, जो उनका बेटा है यहाँ पे अमीर बख्श भुट्टो साहब हैं, उनको उन्होंने ये अगर एडवाइजर लगवा दिया नवाज शरीफ साहब का, उनको वजीर का स्टेटस होगा। और दूसरे जो है इम्तियाज शेख साहब हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जो पीर पगाड़ा फैमिली को और इनको हमेशा सारी उम्र इनको सर्व करते रहे, उनको अपना एक और एडवाइजर लगा दिया है। सो ये वो अंजाम हुआ है। इसी तरह सिंध के और भी नेशनलिस्ट पार्टीज हैं जो जाके वहाँ पे रेमंड में बशरफ है, वो क्या उन्होंने जाके इस्लाम कबूल फरमाया है कि अब उनको पंजाबी भी अच्छा लगता है, पंजाबी लीडरशिप भी अच्छी लगती है। क्यों? कि उनको शेयर चाहिए पावर में। तो ये वो हुआ है, उसका फॉल हुआ है नेशनलिज्म का, कि इन पार्टीज ने जिन जो नारे मारे थे, जो इन्होंने स्टैंड लिया था, जिसकी ये गुफ्तगू करते थे, विफाक की सियासत नहीं करते थे, पंजाब को गाली पड़ती थी, लूट मार के हमें दस्ताने सुनाते थे, लंबी लंबी हमने तकरीरें सुनी है। पावर शेयरिंग के आगे झुक गया। जब वो पावर शेयरिंग आई है, एक ने भाई को गवर्नर लगवा लिया है, दूसरे ने बेटे को यहाँ वजीर लगवा लिया है, ये अंजाम हुआ है। एक सियासत जब हम कहते हैं पैगंबरों का पेशा है, तो इसलिए कहते हैं ना कि ये जो है कौमों की जिंदगी बदल देने की है, यानी उम्मतों की जिंदगी बदल देने की बात, अगर हम पैगंबरों की बात, तो फिर जब ये अपनी जिंदगी बदलने के लिए रह जाए, देखें ना, आप सारी बात क्या है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हम जब कोई कहते हैं जी हमें बेरोजगारी बड़ी है, कहते हैं जी आप जमहूरियत ले लें। हम कहते हैं भाई यहाँ जो है वो भूख बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं जी देखें आइन बहाल है माशाल्लाह। अब आइन से तो तड़का नहीं लगता दाल को ना सर। अगर जमहूरियत को और इन चीजों को जब आप काट देते हैं सियासत से, और जमहूरियत का मतलब जमहूरियत की फलाह या उसके माशी हकूक नहीं रहते, तो फिर आपके बच्चों के हकूक आ जाते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में तो बच्चों के और खानदान के हकूक ही मिल सकते हैं किसी चंद मादूद चंद लोगों को। तो ये सारा जो किबला, ये पूरी ओवरऑल एक सिचुएशन बदली है और 20 सालों से ये हुआ है। अब मुझे ये लगता है क्रास साहब, फाइनली ये मैं कह रहा हूं, अब मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े गंभीर माशी बुरान ने आ घेरा है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स डिसक्रेडिट हो रहे हैं, भले वो अमेरिका हो, यूनान हो या कोई और जगह हो, तो अब मुझे लगता है कि अगला जो फेज होगा वो मुझे लगता है वो रिहेबिलिटेशन ऑफ द आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स होगा, सियासतदानों की रिहेबिलिटेशन, नजरियात की रिहेबिलिटेशन। हमें जो था कि पहले तो नेशनल लेवल पे यहाँ पे शरीफ फैमिली का अपना एक क्लाउड बन गया, भुट्टो फैमिली का बन गया, चौधरियों का बन गया, गिलानियों का बन गया, कुरैशियों का बन गया, वो तो पहले से मौजूद थे। ये पॉलिटिकल खानदान तो मौजूद थे, ये माफिया, सियासी माफिया मौजूद थे सीन पे। हम इन नेशनलिस्टों से ये हम तवक्को नहीं करते थे कि ये भी जाके डेंसिटी पॉलिटिक्स करेंगे। एक चीज माननी पड़ेगी, हमारे मुसलमान माशरों में ये प्रॉब्लम ज्यादा रहा है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ज्यादा हुई है, खानदान को आगे करने का रिवाज हम मुसलमान हमारे सोसाइटीज में, हुक्मरानों में ये बहुत ज्यादा। ये चीजें हमें दुनिया के दूसरे जो हमारे मुआशरे हैं उनमें कम मिलती हैं और आपको बल्कि न होने के बराबर मिलती हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं और अभी तक जारी और सारी हैं, ये सारी की सारी मेरिट पर नहीं होती। जी कैसे आगे बढ़ते हैं आपकी खबर। अच्छा, एक स्टोरी में क्लास साहब डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। ये जो आई है तकरीबन, ये कहा है जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, तो अब यूं लगता है इनके बयान से कि पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों में जो कहा था कि वो एक सियासत करके इसकी रिहेबिलिटेशन या जो इसकी एक लास्ट एक जो खोई हुई इसकी साख थी इसको कैसे वापस लाएं, तो उन्होंने ये इस स्टोरी की रोशनी में नजर आता है कि 31 जो इदारों की प्राइवेटाइजेशन है इस पर वो सवालिया निशान लेके आ रही है पीपल्स पार्टी। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो गैस की बंदिश है 3 महीनों की, इस पर भी हम बात करेंगे। बिजली के टैरिफ वो कहते हैं जी हमने भी बढ़ाए थे मगर इस तरह नहीं बढ़ाए थे जिस तरह आप बढ़ा रहे हैं। और ये जो है, और ख़ास तौर पर 21 तारीख को जो इजलास होना है कौमी असम्बली का, उसमें ये सारी बातें लेके आएंगे। तो क्या मैं ये सोच रहा था कि ये तकरीबन जितनी पॉलिसीज आज हैं और मुस्लिम लीग नवाज जो भी आज स्टेप ले रही है, इससे ज़रा सरे मुँह भी फ़र्क नहीं था। हाँ, ये ज़रा आगे एग्रेसिव होके जा रहे हैं उस समत में, या वो जो सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है उस पर जितने शायद ये ना जा रहे हो, ये आप पता नहीं हाइंडसाइट में कह सकते हैं या नहीं कह सकते, मगर ये तो इनका भी यही एजेंडा था। मैशियत को उन्होंने अबंडन कर दिया था। मसलन मांडी वाला कौन थे, मिसाल के तौर पे अब्दुल हफीज शेख कौन थे, इसके अलावा जो शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने तो मैशियत को अबंडन ही कर, ये तो कम से कम अपना बंदा तो लेके आया ना, जो भी है मुस्लिम लीग नून के पुराने वो है, वो जो कर रहे हैं उस पर हमारी अपनी जिस तरह का बंदा लेके आए हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, क्या साहब इस पर कमेंट कीजिएगा जरूर, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी क्लासेस, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं कह रहा काजी साहब ने कहा था कि कम से कम ये अपना बंदा तो ले आए हैं। अब इस पे बहुत सारे देहाती ये लतीफ़े मशहूर हैं, अपना बंदा वाला है कि अपना बंदा क्या करता है। वो काजी साहब को मैं अब इस वक्त तो वो मैं फिर किसी वक्त सुना दूंगा कि अपने बंदे ने जो हशर किया है, अब उस पर तो कफन चोर वाली मेरा ख्याल है वो मिसाल ज़्यादा आती है। सही। वो मांडी वाला साहब ने अपनी मंडी लगाई हुई थी यहाँ पे, वो भी कहानी हमने सुनी कि आखिरी 10 दिनों में क्या तबाही फेरी डॉक्टर आसिम के साथ मिलके मांडी वाला साहब ने, कितने अरबों रुपए के स्कैंडल सामने है। हफीज़ शेख साहब भी, उनके भी स्कैंडल उनके मशहूर हैं। उनके ट्रैकर का एक स्कैंडल आया, उनके अपने दोस्त थे और अली जमील साहब थे, उनको कैसे अरबों रुपए का लाइसेंस लेके दे रहे थे, वो एक अलहदा कहानी है। एक लंबे खाते में वो यहाँ मसरूफ़ थे। अब ये साहब आ गए हैं जो नए हैं, अपने हैं, रिश्तेदार भी हैं। मैं अब सोच ही रहा हूँ काजी साहब, मेरा ख्याल है मंडे वाले दिन वो तमाम डॉक्यूमेंट जो IMF के साथ इन्होंने एक्सचेंज किए हैं वो स्क्रीन पे ले आते हैं, पाकिस्तान के लोगों को दिखा ही देते हैं कि हजूर ज़रा ये देखें कि हमारे अपने बंदे ने क्या कुछ तय किया है उनके साथ। तो पाकिस्तान में हम क्या क्या सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। वो रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस पाकिस्तान के लोगों ने पढ़ ली। अभी तो ये पेट्रोल को रो रहे हैं, ये आपके रुपए को रो रहे हैं, डीजल को रो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इनकी चीखें निकलनी बाकी हैं। जो कुछ हमने तय किया है 2014 जून तक बहुत कुछ तय किया हुआ है इसाक डार साहब ने। लोग तैयार रहे हैं उनके, चले मंडे को सब कुछ दिखा दें क्लास साहब, बम आने हैं कि ये दिखाई दे, मेरा ख्याल है दिखाते हैं कुछ ना कुछ। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नायब ने जो केसेस खोलने हैं, जो रीओपन, उन्होंने मुस्तकबिल क्या है इनका? ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। आज आसिफ अली जरदारी साहब के जो उनके क्रोनीज हैं, जो पुराने उनके बेनिफिशरीज हैं, वो वकील ढूंढ रहे हैं। कुछ 2-4 पुराने जो उनसे नाराज़ हो गए थे उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। पहले की टीम तो मौजूद है, आपको पता है। एक तो हमारे दोस्त फारूक नायक साहब मौजूद हैं, वो मौजूद हैं। एतजाज़ अहसन साहब भी दावे करते रहते हैं जी मैं आसिफ जरदारी साहब के केस से लड़ता हूँ, मैंने उनकी ज़मानतें करवाई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको, बहुत सारे दावेदार हैं जो ये कहते हैं कि हमने आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को हमने ज़मानतें करवाई थी। मैं मतलब 3-4 को ज़ाती तौर पर जानता हूँ और मैं 3-4 को सच्चा समझता हूँ। मसलन एतजाज़ अहसन साहब ये दावा करते हैं कि जी मैंने ज़मानतें करवाई थी, मैंने केस से जान छुड़वाई थी। फारूक नायक साहब हैं, वो लड़ते रहे नैब में केसेस, वो तो खुद मैंने उनको देखा हुआ है। डॉक्टर बाबर रहमान साहब हैं, वो केसेस लड़ते रहे, उन भी हम विटनेस हैं, वो केसेस लड़ते रहे। ऐसे लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो केसेस लड़ते रहे। मैं हैरान होता हूँ आखिर जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब पे केसेस कितने थे कि उनके लिए 4-5 वकील हैं जो बाकायदा हायर किए गए थे, जिनको रिवार्ड के तौर पर सेनेट की टिकट दी गई थी ताकि इनको फीस ना देनी पड़े, अपनी हायर कर लेते। उन्होंने कहा क्या क्या आप जाएंगे प्राइवेटली तौर पर वकील हायर करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, इनको एक एक टिकट दो, हमारे केसेस लड़ते रहेंगे। यही काम नवाज शरीफ साहब ने भी किया हुआ है। उन्होंने अलहदा एक वकीलों की टीम उठा के सेनेट में ले गए, उनको टिकट दे दिया, वो सारी उम्र मुफ्त केस लड़ेंगे, उनको फीस की फीस पे हो गई। तो बहुत सारे दावेदार हैं मार्केट में मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हमने इनके केसेस फ्री लड़े हुए हैं, हम इनसे पैसे नहीं लेते। उस पैसों के बदले, ना लेने के बदले वो सेनेटर बनते हैं, फिर वजीर बनते हैं, फिर कलआउट है। अब वो मौका एक तरह का फिर आ गया। जरा ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो पुराने वकील हैं उन तमाम से राब्ते शुरू कर दिए हैं। कुछ नाराज हैं, बाबर रहमान जैसे नाराज हैं उनसे वकील, उनसे ये सुलह उनसे भी राब्ता हुआ है, बाबर रहमान साहब से भी राब्ता हुआ है। जो मेरी इतलात है अंदर की कहानियां जी, उनसे भी राब्ते की कोशिश की जा रही है। बाबर रहमान साहब भी थोड़े से नाराज हैं, वो ज्यादा अपनी वो पोठहार के, क्योंकि वो थोड़े से ये गुस्से वाले अवान हैं, लिहाजा वो अभी उनका गुस्सा बाकी है। हो सकता है वक्त के साथ साथ बाबर रहमान साहब का गुस्सा भी ठंडा हो जाए, उनसे भी राब्ता किया जा रहे हैं। वैसे भी अब चूंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है तो उन्हें गुस्सा ज्यादा आता होगा। नहीं, बाबर रहमान तो उस वक्त हट गए थे, उनकी हटा दिए थे ना क्लासरा साहब, उन्होंने वो पेपर साइन नहीं किया था, हटा दिया गया था उनको। नहीं, थोड़ा सा उनको मुझे मतलब फेयर कमेंट करने दें। उन्होंने इस्तीफा दिया था, अगर आपको याद होगा, वजीर कानून से इस्तीफा दिया था भुट्टो रेफरेंस केस में। वो जाके वकील पर वजारत उन्होंने खुद छोड़ी थी, उन्हें हटाया नहीं किया था, ये जहन में रखें। लेकिन पार्टी ने उनको ये ओहदू से उस वक्त हटाया था जब उन्होंने जरदारी साहब पे वो जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक एफिडेविट पे साइन नहीं किए थे। वजारत ये उनको क्रेडिट जाते बाबर रहमान को कि उन्होंने अपनी वजारत खुद छोड़ी थी। इस मुल्क में कोई नहीं छोड़ता, उन्होंने वजारत खुद छोड़ के भुट्टो रेफरेंस केस फाइल किया था। आज उस मुल्क में याद ही नहीं है कि भुट्टो रेफरेंस केस का क्या बना। अदालतों को बाकी सब कुछ याद है, वो केस किसी को याद नहीं है कि भुट्टो रेफरेंस केस को रिविजिट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। मुख्तसरन ये कि जरदारी साहब 11 साल ये केसेस भुगते रहे हैं। अब एक नया दौर शुरू, उन्हीं केसेस की वजह से वो इस मुल्क के सदर बन गए थे। अब देखना ये है जी कि ये जो दोबारा केसेस खुल रहे हैं,
इनकी वजह से वो आप मजीद क्या बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पे हैबिट है, ना करप्शन की बुनियाद पे वोट डाले जाते हैं लोगों को, ना मोरालिटी की बुनियाद पे डाले जाते हैं। लिहाजा इन केसेस से मैं नहीं समझता कोई जरदारी साहब पे कोई बम गिरेगा, कोई तोप गिरेगा। 60 मिलियन डॉलर उन्होंने खाने थे, कमाने थे स्विस बैंकों से, वो लेके निकल गए। अब आपने पीछे जो करना है, हथकड़ियां करनी है, जेल करना है कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये हुआ पैसा, वो कहते हैं ना हजम और खेल खत्म वाला हिसाब हुआ। सही सही जी का सब वक्त कम रह गया आपकी। अच्छा, ये एक क्लासा साहब मैं स्टोरी देख रहा था, आया तो ये पिछले हफ्ते की, मगर किसी ने मुझे फ़ोन किया कि ये जो कुछ एनक्रोचमेंट्स थी यहाँ पे पिंडी में, और कोर्ट्स ने उनको और CDA ने उनको हटाया, और ये वकीलों के जो दफातर थे, और पता चला कि जी किसी ने जो है वो फुटपाथ पे बना लिया है अपना ऑफिस, या उसको एनक्रोच कर लिया है। तो CDA ने जिस तरह और जगह पे मूवमेंट ये एक ड्राइव चलाई, तो वहाँ भी चलाई, मगर उसके बाद उन्होंने ये किया कि इनकी ख्वाहिश ये थी कि इनको एक स्टे आर्डर दे दे कोर्ट, मगर कोर्ट ने नहीं दिया, तो उन्होंने 40 जो कोर्ट रूम है उनके दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा, अब उसमें ये भी ये रिपोर्ट कह रही है आज कि इसमें जो ये साबित भी हुई बात कि जो ये जो वकला ने ओवर स्टेपिंग की थी, ये गलत थी। और इसके बाद अच्छा कनासर साहब, इससे पहले हम देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि एक जज ने अगर जमानत नहीं दी तो उसको थप्पड़ मार दिया इन्होंने, उसके बाद सारे इस्तीफे दे के चले गए, एक जज पे जूता फेंक दिया। ये लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये मुझे ये बताएं कि हम अगर इस लॉलेसनेस को चेक नहीं कर सकते तो फिर हम जजेस से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो तालिबान या दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो कुछ कर पाएंगे? जरा बोलिएगा इस पे। ये कैसे अनफॉर्चुनेट ट्रेंड हुआ है, और पर्टिकुलर जैसे आपने कहा लायत मूवमेंट से शुरू हुआ है, तो वकीलों ने भी क्रेडिट लेने शुरू कर दिए। जैसे हम बाज़ दफ़ा हम लोग जमहूरियत के नाम पे हम मीडिया के लोग लिबर्टी ले जाते हैं जी, हमने मीडिया से ये आज़ादी खुद ली है, हमने जंगें लड़ी हैं, हमने जदोजहद की है, हम भी लिबर्टी ले जाते हैं। बहुत सारे मामलों में लोगों को हमसे भी शिकायतें रहती हैं। सेम ऐसे मेरा ख्याल है वकीलों के साथ हुआ है। उन्होंने कहा जी हमने तो चीफ जस्टिस को हमने वो किया, बहाल करवाया, हमने तो यहाँ से एक मिलिट्री डिक्टेटर को मार भगाया है। ये मेरा ख्याल है सोच चाहिए उन वकीलों में, जिससे हम देखते हैं कि बहुत सारे हमने इस तरह के वाक़यात देखे, पुलिस वालों को मारा गया, सहाफ़ियों को मारा गया, जजेस को मारा गया। अपनी मर्जी का जो फैसला लेने का कंसेप्ट है काजी साहब, हमारे मुआशरे में हमें घर से जमहूरियत नहीं सिखाई जाती, मुआशरे में जमहूरियत नहीं है, टॉलरेशन हमें नहीं सिखाई जाती। स्कूलों में मतलब किसी हमारे स्कूल में लॉजिक रीजन का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कुछ लिटरेचर हमें कोई पढ़ाया जाता है शुरू में कि आप लिटरेचर पढ़ें, लॉजिक पढ़ें, रीजन पढ़ें, कि थोड़ा सा हौसला है, दूसरे की बात सुनने का हमारे अंदर कोई हल्का सा पेशेंस है। मैं भी नहीं हूँ, मतलब ये कहूँ कि नहीं जी मैं बड़ा अच्छा आइडियल बंदा हूँ, मैं सुन लेता हूँ, मैं बर्दाश्त करूँ, मेरे अंदर भी वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि अगेन इसी मुआशरे से मैं पैदा हूँ, यही प्रोडक्ट हूँ। हमारा सिलेबस जो है ये डिग्रियाँ बांट रहा है, वो भी बहुत सारी जैली निकल रही हैं, लेकिन ये तालीम नहीं दे रहा, आपको शऊर नहीं दे रहा। इसलिए जब ये आते ना टॉपर्स में देखता हूँ, पोजीशन होल्डर, वो जी फलां इतने नंबर ले लिए, फलां को यूरोप भेजा जा रहा है, माजरत के साथ उन वालदैन के साथ। अब कभी इनके साथ 5 मिनट भी बैठ जाए बच्चों के साथ, तो पता चलता है कि उन्होंने रट्टा लगा के तो यकीन उन्होंने पोजीशन ले ली होगी। ना उन्हें दुनिया का पता है, ना लिटरेचर का पता है, ना उन्हें उस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए हमारा तलीमी सिस्टम जो है इसमें मैसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन हमारी रूलिंग एलीट कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि शऊर आना, समझ आना, एक तरह का एतमाद आना शख्सियत में, ये हमारी रूलिंग एलीट को सूट नहीं करता। इसलिए काजी साहब ये जो आप वाकया सुना रहे हैं कि वकील जाके थप्पड़, यहाँ तो वकील जाके कातलों को उन्होंने वहां पे हार पहनाए हुए हैं, आपने देखा होगा। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि मलाला को मिले हैं 20 करोड़ डॉलर, सुना वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं पिछले दिनों में तालीम के लिए, तो शायद यहाँ तालीम बेहतर हो जाए। जी हाँ, वो रिफॉर्म्स करना अब सारा बोझ मलाला पे पड़ जाएगा पाकिस्तान को पढ़ाने का। देखिएगा अब सारी कैंपेन शुरू हुई हुई है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, मलाला ये भी करे, मलाला वो भी करे, मलाला ड्रोन के खिलाफ भी बात करे, मलाला फलां काम भी करे, वो भी पाकिस्तान में तालीम दे। बाकी सब ने सब कुछ कर लिया, मलाला के कंधों पे जिम्मेदारी रह गई है। मेरा ख्याल है मलाला को वही करने दे जो वो कर रही है, और उसने कर लिया जो करना था। मेरे ख्याल में हमें खुद करना पड़ेगा, हमें खुद करना पड़ेगा। नहीं वही मैं कर नहीं, ये मुझे बताइए तालीम दिलवाना इसमें रियासत की जिम्मेदारी है या मलाला बेचारी गरीब की जिम्मेदारी है सर? तो मैं ये कह रहा हूँ सारा वो ड्रोन, पूरा सोशल मीडिया ने कहा कि मलाला ड्रोन पे बात नहीं करती, अब बेचारी बच्ची हो के वो ड्रोन पे बात कर रही है। बहुत से लोग तो मलाला को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं क्लासा साहब, बिलावल ने भी बोला। मैं तो वोट दूंगा अगर मलाला, अच्छा, आप देंगे? अगर मलाला पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ेगी अपनी उम्र पे आके, मैं उसको वोट भी डालूंगा। और ऐसी बच्चियों को आना चाहिए, इस मुल्क का वजीर आज़म बनना चाहिए। वो बहादुर बच्ची है, डिफेंस उसने दिखाई है, एफर्ट किए, तालीम के लिए लड़ी है। मैं तो कम से कम उसको वोट भी डालूंगा। नहीं बिल्कुल लड़े, उसका हक है। मैं समझता हूँ अब इलेक्शन लड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 20 करोड़ डॉलर में से कुछ पैसे, क्योंकि करोड़ों में ही चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, सोच हमेशा से करोड़ों ही चाहिए। क्लासर साहब मैं और आप तो लड़ नहीं सकते, मतलब वो 20 करोड़ डॉलर इलेक्शन भी लगाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, मगर यहाँ करोड़ों तो चाहिए ना। मुफ्त
उसमें तो कोई नहीं लड़ सकता। सही, चले इस पे फिर किसी दिन डिबेट होगी। क्लास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, जाते जाते एक बार फिर आपको ईद की खुशियां मुबारक हो। आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन, मंडे को हाजिर होंगे आपके सामने। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।